हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, अमेरिकी हमले की संभावना से दहशत में तेहरान। ईरान के विदेश मंत्री ने जयशंकर जी को लगाया फोन। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर भारत के साथ साथ दुनिया को नसीहत देने का प्रयास किया। दोस्तों, ईरान ने बताएंगे पूरे देश में लगा दिया गया मार्शल लॉ। अमेरिका के अटैक से ईरान छोड़कर भाग रहे दोस्तों खामेनेई के अपने ही लोग बॉर्डर पार करके इस देश में ले रहे हैं शरण। बताएंगे ईरान पर मंडरा रहा है कभी भी अटैक का सबसे बड़ा खतरा। इसकी पुष्टि तब और भी हो जाती है दोस्तों जब विदेश मंत्रालय ने 10 दिनों में जारी कर दी दूसरी सबसे बड़ी एडवाइजरी। बताएंगे क्या है उस एडवाइजरी में ईरान ने भारत को फोन लगाकर क्या कहा दोस्तों, तो वही आपको बताएंगे दोस्तों। अमेरिका का जवाब देने के लिए भी ईरान ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। आनन फानन में अमेरिका ने अपने सैनिकों को कतर एयरबेस छोड़ने तक का आदेश दे दिया दोस्तों, लेकिन वही अमेरिका ने सऊदी अरब से एयरबेस इस्तेमाल करने को लेकर मांगी मंजूरी, जिसके बाद सऊदी अरब ने क्या जवाब दिया अमेरिका को। आज आपको एक से कड़ी जोड़कर बताएंगे दोस्तों कि कैसे अमेरिका ईरान पर अटैक करने की कर रहा है बड़ी तैयारी और ईरान में क्या है हालात। वहीं अगर ईरान पर अमेरिका ने अटैक किया या फिर अगर ईरान अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो कौन सा मुस्लिम देश किसका साथ देगा, उससे भी बड़े सवाल का जवाब आपको देंगे कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो किन किन मुस्लिम देशों में आ जाएगी शामत। वहीं अमेरिका के ईरानी इजरायलियों को खुला समर्थन देने के बाद अब इजराइल ने भी दोस्तों ईरानी प्रदर्शनकारियों से क्या कहा, तो वहीं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कैसी चली चाल कि साउथ अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास से ईरान को कर दिया बाहर। दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत के लिए S-400 से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जिससे पाकिस्तान और चीन की हालत हो जाएगी खराब। दोस्तों, भारत से जुड़ी आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि अमेरिका ईरान युद्ध के लिए अपने भारत को भी पूरे तरीके से पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए। किसी भी अनहोनी का तगड़ा जवाब देने के लिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे अहम जानकारी की, जहां ईरान पर अमेरिकी अटैक के हमले की आहट के बीच ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी को फोन करके ईरान और आसपास के इलाकों की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। जयशंकर जी ने खुद इस फोन कॉल की पुष्टि की है दोस्तों। इससे एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी जयशंकर जी से बात की थी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री का विशेष विमान उड़ान भर चुका है और अमेरिकी सेना कतर से निकल रही है, जो हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। इन बड़े घटनाक्रमों के बीच ईरान का भारत को फोन करना बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है दोस्तों। अरागची ने जयशंकर जी को क्षेत्र की बदलती सुरक्षा हालात से अवगत कराया। भारत हमेशा से इस क्षेत्र में शांति और कूटनीति का पक्षधर रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर जी को ईरान के विदेश मंत्री का फोन आना तेहरान का एक बहुत बड़ा संदेश माना जा रहा है। भारत के ईरान और इजराइल से यानी दोनों से पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। जयशंकर जी की सलाह युद्ध को टालने और शांति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐसा लगता है दोस्तों कि तेहरान इस संकट में भारत से मध्यस्थता या कूटनीतिक समर्थन की उम्मीद कर रहा है, यानी भारत ऐसे समय में ईरान की मदद करे, इसीलिए ये कॉल भारत को किया गया है दोस्तों। हालांकि कुछ बातें होती है जो बाहर नहीं आती। फिलहाल आपको बता दें जो बातें जयशंकर जी ने बताई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान के विदेश मंत्री को लेकर। उन्होंने कहा कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने मुझको फोन किया। हमने ईरान और उसके आसपास की बदलती स्थिति पर बात की। बता दें कि ईरान में हालात अभी काफी खराब हो चुके हैं दोस्तों। भारत सरकार ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए 10 दिन के भीतर दूसरी बार दोस्तों ये नई एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा है कि ईरान में रह रहे छात्र, श्रद्धालु, कारोबारी और टूरिस्ट से अपील है कि वो ईरान को तुरंत से तुरंत छोड़ दे, वहां से निकल जाए और अगले आदेश तक तेहरान की यात्रा से बचे। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय की पिछले 10 दिनों के भीतर इस दूसरी एडवाइजरी ने वाकई में सबको चौंका दिया है और अटकलों के बाजार को क्लियर कर दिया है कि अमेरिका ईरान पर तगड़ा अटैक करने वाला है, यानी ईरान में तो कुछ बड़ा होने वाला ही है दोस्तों। क्योंकि सिर्फ ये एडवाइजरी भारत ने ही नहीं बल्कि नेपाल ने, अमेरिका ने, बड़े बड़े देशों ने ईरान से अपने नागरिकों को निकल जाने की एडवाइजरी जारी की है दोस्तों। ये हम आपको अभी की जस्ट लेटेस्ट खबर बता रहे हैं। वहीं आपको बताते हैं दोस्तों,
ईरान ने दुनिया से क्या कहा चुप रहने से खतरा कम नहीं होता, एक दिन सबका नंबर आएगा। जी हाँ, ईरानी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि जो आप सामने देख पा रहे दोस्तों कि अमेरिका के लगातार नियमों को तोड़ने पर देशों की चुप्पी से खतरा कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता ही है। ईरानी एम्बेसी ने कहा कि मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर के खिलाफ अमेरिका ने कई एक तरफा कार्रवाइयां की है, जिसमें गलत टैरिफ लगाना और 66 इंटरनेशनल संस्थानों से पीछे हटना शामिल है। अमेरिका ने ऐसा करके दुनिया को ग्लोबल नियमों के टूटने की ओर धकेला है। देशों की चुप्पी और निष्क्रियता इन खतरों को कम नहीं करती बल्कि उन्हें और बढ़ा देती है। ये नीतियां देर सवेरे सभी देशों को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, चाहे उनका आकार या इकोनॉमी पावर कुछ भी हो। वहीं एक और नए पोस्ट में विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि इजराइल हमेशा से अमेरिका को अपने पक्ष में युद्धों में घसीटने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार वे अपनी दबी हुई बात खुलकर कह रहे हैं। हमारी सड़कों पर खून बह रहा है और इजराइल खुलेआम ये दावा कर रहा है कि उसने प्रदर्शनकारियों को असली हथियार दिए और यही सैकड़ों लोगों की मौत का कारण है। राष्ट्रपति ट्रंप को अब यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हत्याओं को रोकने के लिए उन्हें कहां जाना चाहिए। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें पूरे ईरान में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। दोस्तों प्रदर्शनकारियों ने महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई थी। अब मार्शल लॉ लगा दिया गया है। दोस्तों मार्शल लॉ लगाने के बाद ईरानी सरकार जो है वो सैन्य बलों को एक क्षेत्र का नियंत्रण दे देती है और सामान्य कानून व्यवस्था को अस्थायी रूप से निलंबित कर देती है। मार्शल लॉ के दौरान इसमें सैन्य बलों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि कर्फ्यू लगाना। इसके साथ साथ कई और तरह के भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ताकि हालात को काबू में लाया जा सके। मार्शल लॉ के दौरान ईरान में ईरानी सैन्य बलों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेदारी दी जाती है। दोस्तों वही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के लिए जो चौंका देने वाली बात और खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है दोस्तों कि खामेनेई के अपने ही लोग ईरान को छोड़कर दूसरे देश में शरण ले रहे हैं, भाग रहे हैं। ईरान छोड़कर बॉर्डर पार करके इस देश में ले रहे हैं शरण, सूट केस घसीटते हुए दिखाई दिए। बता दें रॉयटर्स के मुताबिक बुधवार को तुर्की के वान प्रांत में बड़ी संख्या में ईरानी परिवार अपनी पूरी जिंदगी सूटकेस में बांधकर देश छोड़कर भागता दिखाई दिया। ये ईरानी लोग सूटकेस खींचते हुए तुर्की में दाखिल हुए। दोस्तों उनकी आंखों में खौफ था और जुबान पर ताले लगे थे। ये लोग मीडिया से बात भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मीडिया से बात की तो वो टारगेट पर आ सकते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि ये लोग कॉपी कॉय बॉर्डर से घुस कर नजदीकी टाउन तक जा रहे हैं। देशों ने इसको लेकर भी बड़ी एडवाइजरी जारी की। दोस्तों वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, सऊदी का अमेरिका को लगा तगड़ा झटका। ईरान पर अटैक से पहले मच गया घमासान, हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे तुमको। जी हां, अमेरिका के मिशन को सऊदी अरब ने तगड़ा झटका दे दिया। सऊदी अरबिया ने अमेरिका को दो टुक शब्दों में कह दिया कि वो ईरान पर हमला करने के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल कतई भी नहीं होने देगा। बार बार ईरान को धमका रहे ट्रंप को अब अपनी मिडल ईस्ट रणनीति पर दोबारा से विचार करना पड़ेगा, जिसके दम पर वो दहाड़ रहे थे। उसी सऊदी अरबिया ने जंग का भागीदार बनने से साफ साफ मना कर दिया। दोस्तों सऊदी अरबिया का यह फैसला अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। बिना सऊदी के रास्ते के अमेरिकी बम वर्षक विमानों के लिए ईरान तक पहुंचना एक नामुमकिन मिशन जैसा हो जाएगा। रियाद ने साफ कर दिया है कि वो अपनी धरती को किसी दूसरे देश की तबाही का लॉन्च पैड नहीं बनने देगा। यानी सऊदी के इस धोखे ने ट्रंप के युद्धक विमानों के पंख कतर दिए हैं, पर कतर दिए हैं। सऊदी का ये फैसला ईरान के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। दोस्तों खामेनेई के लिए ये रक्षा कवच साबित हो सकता है। खाड़ी में मौजूद इस अमेरिकी बेस से ईरान तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता सऊदी अरबिया के ऊपर से गुजरता है। अगर सऊदी अपना आसमान बंद कर देता है तो अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइलों को लंबी दूरी तय करनी होगी, जिसका नतीजा ये होगा कि ईंधन की कमी और रास्ते में पकड़े जाने का खतरा मंडराता रहेगा। सऊदी का नो मतलब ईरान के आधे से ज्यादा हिस्से पर हमले का खतरा टल जाएगा। दोस्तों अमेरिकी और इजरायली जेट्स सरप्राइज अटैक के दम पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को उड़ाना चाहते थे। सऊदी के एयर स्पेस के बिना उन्हें इराक या तुर्की जैसे मुश्किल रास्तों से जाना होगा, जहां ईरान के रडार उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे जो अभी निकलकर सामने आया है कि सऊदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के प्लान पर पूरा पानी फेर दिया। दोस्तों एक तरफ ईरान के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर, दूसरी तरफ ईरान के हमले की डर की वजह से, आशंका की वजह से अमेरिका अपने सैनिकों को कतर एयरबेस छोड़ने को कह रहा है। दोस्तों ईरान के अटैक के डर की वजह से मिडल ईस्ट के बेस से समेट रहा है अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर। बता दें
अमेरिका ने कतर में मौजूद अपने अल उदीद एयरबेस से अमेरिकी सैनिकों को निकल जाने को कहा है। ये जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दी है। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद अटकलें और ज्यादा तेज हो गई है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कतर के इस सैन्य अड्डे पर सैनिकों की आवाजाही किसी तुरंत होने वाले हमले से जुड़ी भी है या नहीं। एक राजनयिक ने रॉयटर्स को बताया है कि इसे पूरे तरीके से सैनिकों को हटाने का आदेश नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ये सिर्फ पोस्चर चेंज यानी सुरक्षा और रणनीति में एहतियाती बदलाव हो सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि बड़ी संख्या में सैनिकों को पास के स्टेडियम या शॉपिंग मॉल जैसे स्थानों पर भेजा जा रहा हो, जैसा कि पिछले साल ईरान के मिसाइल हमले से ठीक पहले देखा गया था। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत भी ठप पड़ चुकी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन और ईरान के बीच औपचारिक संपर्क फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं। दोस्तों, एक अधिकारी ने बताया है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच सीधे संपर्क भी रोक दिए गए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा गहराता दिखाई दे रहा है। ईरान की ओर से भी सख्त बयान सामने आए हैं। ईरानी अधिकारियों का क्लियरली कहना है कि उनकी सैन्य तैयारी चरम पर है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका किसी हमले के लिए क्षेत्र के दूसरे देशों की जमीन का इस्तेमाल करता है तो उन देशों को भी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, उधर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो कौन सा मुस्लिम देश किसका साथ देगा। आपको बता दें, अगर विशेषज्ञों की माने तो उनका मानना है कि मुस्लिम दुनिया किसी एक फैसले पर नहीं पहुंचेगी। जैसे कि गाजा युद्ध के समय कई देश खुलकर सामने नहीं आए थे, वैसे ही ईरान अमेरिका टकराव में भी अधिकतर देश न्यूट्रल यानी तटस्थ या संतुलित रुख अपनाने की कोशिश करेंगे। हर देश अपने आर्थिक हित, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को देखकर फैसला करेगा। बात अगर कतर की करे तो कतर जो है वो अमेरिका का अहम साझेदार है, इसीलिए दोस्तों वो सीधे युद्ध में कूदने से बचेगा। वहीं अगर इराक की बात करें तो इराक की स्थिति बेहद नाजुक है। लंबे समय तक अमेरिकी सेना की मौजूदगी और हालिया अमेरिकी हवाई हमले की वजह से इराक में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी है। इसके अलावा इराक के कई राजनीतिक और धार्मिक गुट ईरान के करीबी माने जाते हैं, इसीलिए अमेरिका को इराक से खुला समर्थन मिलने की उम्मीद बहुत कम है। इराक जो है वो किसी नए संघर्ष से बिल्कुल दूर रहना चाहेगा। वहीं अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की की दोहरी मजबूरी है। दोस्तों, तुर्की लंबे समय से अमेरिकी और इजरायली दखल की आलोचना करता रहा है। फलस्तीन के मुद्दे पर उसने इजरायल का खुलकर विरोध किया है, लेकिन दिक्कत क्या है वो हम आपको बताते हैं। तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य है और अमेरिका के साथ उसके सैन्य रिश्ते गहरे हैं। अगर सिर्फ इजराइल हमला करता है तो तुर्की ईरान के समर्थन में बयान दे सकता है, लेकिन अगर अमेरिका सीधे उतरा तो तुर्की खुद को लड़ाई से दूर रख लेगा और मध्यस्थ बनने की कोशिश करेगा। वही अगर बात करें भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पहले से आर्थिक संकट, सुरक्षा चुनौती और आंतरिक दबाव से जूझ रहा है, इसलिए वो किसी नए युद्ध में शामिल होने से बिल्कुल बचेगा। हालांकि मुस्लिम एकजुटता की बात करेगा, लेकिन सैन्य समर्थन देने से बचेगा और संयुक्त राष्ट्र में शांति और बातचीत की भी अपील करेगा। अब दोस्तों मेन बात करते हैं यूएई की। यूएई खास तौर पर दुबई ईरान के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है। दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का कारोबार होता है, इसी वजह से यूएई ईरान के खिलाफ खुलकर नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर यूएई अमेरिका और सऊदी अरबिया का करीबी सहयोगी है, इसीलिए युद्ध की स्थिति में सीधे लड़ाई से बचने की पूरी कोशिश करेगा और सीमित खुफिया या लॉजिस्टिक्स सहयोग दे सकता है। दोस्तों, यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो ईरान अमेरिका के बीच होने वाले इस युद्ध में अधिकतर मुस्लिम देश जो मेन या अपने में पावर रखते हैं मुस्लिम देश, वो इस युद्ध में तटस्थ यानी न्यूट्रल रहने या संतुलित रुख अपनाने की पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, कोई भी एक तरफा ईरान की तरफ या अमेरिका की तरफ नहीं खेलने वाला। ऐसे में अमेरिका ईरान के युद्ध में ईरान अलग थलग पड़ जाएगा, ये देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या इस पर राय, आपके अपने विचार रखते दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें दूसरी तरफ अब इजराइल ने भी ईरानी प्रदर्शनकारियों को खुला समर्थन दे दिया, कह दिया कि आप अकेले नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसक दमन और हत्याओं के आरोपों के बीच संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद की आपात बहस बुलाने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डेनर ने इस कदम का स्वागत करते हुए ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कड़ा बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि जब अयातुल्लाह शासन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहा है और विरोधियों को फांसी दे रहा है, तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की धीमी प्रतिक्रिया चिंताजनक है। डेनर ने कहा कि ईरानी जनता आप अकेले नहीं है, आजादी की आपकी लड़ाई किसी की दमनकारी शासन से ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों को लेकर समर्थन जताया था, अब इजराइल ने भी ईरान में प्रदर्शनकारियों का समर्थन दिखाने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। लेकिन वही आपको बता दें, जस्ट अभी की यानी आज सुबह 15 तारीख की सबसे बड़ी जानकारी यह आ रही है कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं, फांसी पर भी रोक लगा दी गई है। दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से पता
चला है कि ईरान में फांसी की योजनाएं रोक दी गई हैं। हालांकि उसके उलट तेहरान ने प्रदर्शनकारियों पर अपनी कार्रवाई में त्वरित सुनवाई और फांसी की सजा देने के संकेत दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें, इधर ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास से ईरान हुआ बाहर, क्या बिना गोली चलाए ट्रंप ने इस शिया मुल्क को लिया घेर। दोस्तों, ट्रंप का लक्ष्य स्पष्ट है कि वो खलीफा खामेनेई को झुकाना चाहते हैं और वो ऐसा किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं। लेनिन ने कहा था कि जब कूटनीतिक और आंतरिक दबाव एक साथ डाला जाता है तो घटनाएं तेजी से बदलती है। ईरान को कमजोर करने के लिए ट्रंप लेनिन का यही दाव खलीफा के खिलाफ आजमा रहे हैं। एक तरफ वो इंटरनल स्ट्राइक कर रहे हैं, इसके लिए प्रदर्शनकारियों को वैचारिक ईंधन देकर विद्रोह की आग को धधका रहे हैं। दूसरी तरफ वो कूटनीतिक हथियार से एक्सटर्नल अटैक भी कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि ब्रिक्स के अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास से भी ईरान को अलग कर दिया गया। आपको पता होगा दोस्तों, ईरान का जहाज युद्धाभ्यास में शामिल हुआ था ब्रिक्स प्लस के, लेकिन अचानक ही वॉरशिप को किनारे लगाने का आदेश जारी कर दिया। जो हुआ है उसका संकेत ईरान के दृष्टिकोण से बहुत ही नकारात्मक है, नेगेटिव है। ट्रंप ने ईरान को अलग थलग करने का जो प्रयास शुरू किया था उसका पहला रुझान आ चुका है। इसीलिए अब हम ईरान के अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स देशों का नौसैनिक अभ्यास चल रहा है। नाम है विल फॉर पीस 2026। साइमन टाउन के पास हो रही इस युद्धाभ्यास का नेतृत्व चीन कर रहा है। भारत और ब्राजील इस युद्धाभ्यास में शामिल नहीं है। 2024 में ब्रिक्स में शामिल हुए ईरान के 3 वॉरशिप इसमें शामिल हुए। 9 जनवरी 2026 से 16 जनवरी तक नौसेना का यह युद्धाभ्यास चलेगा, लेकिन अचानक ही ईरानी जहाज की सक्रियता कम हो गई। कारण यह है कि साउथ अफ्रीका ने ईरान से अनुरोध किया कि वो नौसैनिक अभ्यास से खुद को अलग कर ले या फिर अपनी भूमिका सीमित कर ले। अचानक दक्षिण अफ्रीका के हुए इस मन परिवर्तन को ईरान ने भी समझ लिया, अपने जहाज को किनारे कर लिया। अब आप भी दोस्तों समझ सकते हैं कि जिस देश ने ईरान को नौसैनिक युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, आज उसी देश ने उसे युद्धाभ्यास से अलग होने के लिए क्यों कहा। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों, आखिर क्यों मजबूर हो गया दक्षिण अफ्रीका कि उसने ईरान को इससे अलग होने की बात कह दी। दोस्तों, आदेश दे दिया। दरअसल आपको याद होगा कि 12 जनवरी को ट्रंप ने खलीफा को झुकाने के लिए टैरिफ चाल चली थी। ट्रंप ने कहा था कि जो कोई भी देश ईरान के साथ कारोबार करेगा उन देशों पर अमेरिका के साथ व्यापार करने पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। ईरान की इस घेराबंदी का सबसे पहला असर दक्षिण अफ्रीका पर ही हुआ। दक्षिण अफ्रीका को अमेरिका के व्यापार, निवेश और विशिष्ट ट्रेड प्रोग्राम पर भरोसा है, इसलिए अमेरिका से अपने आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों को बचाने के लिए उसने ईरान को युद्धाभ्यास में सक्रिय भूमिका से किनारा करने के लिए कह दिया। दोस्तों, नतीजा ये हुआ कि संयुक्त ड्रिल फायरिंग इंटर ऑपरेटिविटी में ईरान शामिल नहीं हुआ। ईरानी जहाज ऑब्जर्वर के रूप में रहे, मुख्य ऑपरेशन में शामिल नहीं हो पाए। जी हाँ दोस्तों, यह ब्रिक्स प्लस के तहत पहला ऐसा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था। इसमें चीन और रशिया जैसे देश शामिल है, यानी कि ब्रिक्स पर भी अमेरिका ने तगड़ा इफेक्ट डाल दिया। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या लगता है आपको, क्या इस बार खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे ट्रंप? और साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा दोस्तों कि ईरान पर भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए, भारत का क्या रिएक्शन होना चाहिए, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दे बहुत बड़ी जानकारी, अब ईरान से अलग खबरों की बात कर लेते हैं दोस्तों, जहां पर हवाई सुरक्षा भारत की होगी अब और भी अचूक। ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400। पाकिस्तान को लगेगी तगड़ी मिर्ची। जी हां, भारत की वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूती मिलने जा रहा है। रशिया की ओर से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन भी इसी साल मई के महीने में भारत को मिल सकता है। वहीं इसका 5वां स्क्वाड्रन साल 2027 में मिलने की संभावना है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि मई के महीने में ही ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने बड़े हवाई हमलों को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो वहीं आपको बता दें, आखिरकार NSA अजीत डोभाल जी ने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान को लग गई तगड़ी मिर्ची। दोस्तों, पाकिस्तान ने बुधवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के एक बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उसने न सिर्फ बयान की कड़ी निंदा की बल्कि डोभाल को गैर जिम्मेदार राजनेता तक करार दिया। पाकिस्तान ने अजीत डोभाल पर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। ये बयान तब आया है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। भारत ने बार बार दोहराया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अगर पाकिस्तान फिर कोई हिमाकत करता है तो उसे पिछली बार की तुलना में और कड़ा जवाब दिया जाएगा। अजीत डोभाल ने शनिवार को युवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में दिए गए भाषण में युवाओं से इतिहास का प्रतिशोध लेने का आह्वान किया था। डोभाल ने कहा था कि इतिहास हमें एक चुनौती देता है, हर युवा के अंदर वो आग होनी चाहिए। प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने आप में भारी शक्ति है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। अब ऐसे में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि डोभाल के ये बयान जिम्मेदार राजनेता के बजाय काल्पनिक ऐतिहासिक बदले की भावना को दर्शा दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये टिप्पणियां छिपे हुए नफरत फैलाने वालों की ओर से आने पर शायद ही आश्चर्यजनक है। अंद्राबी ने कहा कि इस तरह की बातें क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करती हैं। यानी दिख रहा है दोस्तों कैसे भारत के इन बातों से पाकिस्तान को तगड़ी मिर्ची लगी है। दोस्तों,
वहीं आपको बता दें बांग्लादेश ने आईसीसी को दिया करारा जवाब, कहा वर्ल्ड कप ना खेलने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी हां, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोले तो बीसीबी ने आगामी टी20 विश्व कप 2026 से हटने की संभावनाओं के बीच आईसीसी को बेहद सख्त संदेश दिया है। बीसीबी की वित्त समिति के अध्यक्ष नजमुल हुसैन ने दावा किया है कि यदि बांग्लादेश की टीम भारत में होने वाले इस टूर्नामेंट से बाहर होती है तो बोर्ड को किसी भी प्रकार का वित्तीय घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। नजमुल का यह बयान तब आया है जब उन्होंने हाल ही में पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था, जिससे विश्व कप में टीम की भागीदारी को लेकर बहस और ज्यादा तेज हो गई। नजमुल हुसैन ने बोर्ड की आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके राजस्व का ढांचा पहले से ही तय है। वहीं आपको बता दें भारत के इस दोस्त देश में सड़कों पर क्यों उतरे किसान, 350 ट्रैक्टरों संग संसद तक किया मार्च। दोस्तों फ्रांस में किसानों ने अपनी कम आय और दक्षिण अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ बोले तो ईयू के व्यापार समझौते के विरोध में मंगलवार को 350 ट्रैक्टर के साथ संसद तक मार्च किया। किसानों को आशंका है कि व्यापार समझौते से उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। पुलिस सुरक्षा के बीच ट्रैक्टरों ने व्यस्त समय के दौरान चैम्स, एलिसी और पेरिस की अन्य सड़कों से गुजरते हुए यातायात को अवरुद्ध कर दिया और फिर वे सीन नदी को पार करके नेशनल असेंबली तक पहुंचे। फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में किसानों का आक्रोश कई चुनौतियों के चलते बढ़ गया है। मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे किसान संघों ने कहा है कि वे फ्रांस की खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए ठोस और तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।